शुक्रिया सुशांत। दरअसल बजट को समझने की कोशिश कर रहे हैं हम, मोदी सरकार के तमाम वरिष्ठ मंत्रियों से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी राहत दी है मिडिल क्लास को, कितनी राहत दी है किसानों को, क्या किसी पर बोझ भी डाला गया है और नोटबंदी के आफ्टर इफेक्ट क्या है, क्या बजट उनको संभाल पाया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री और मोदी सरकार के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों में से एक प्रकाश जावड़ेकर जी। प्रकाश जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, पीएम ने खुद कहा है कि ये दाल से डाटा तक का बजट है। सवाल यह है कि नोटबंदी के बाद लोगों को कई तरह की परेशानी गई। पीएम ने भी कहा था कि 50 दिन का वक्त नॉर्मलाइजेशन के लिए लगेगा, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट हुए हैं, क्या उससे डील करने में यह बजट पूरी तरह सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है, क्योंकि बजट से एक तथ्य सामने आ गया कि पिछले तिमाही में एडवांस टैक्स 33% बढ़ गया। वो अचानक कैसे बढ़ा, जिसका मतलब डिमोनेटाइजेशन के बाद जिनका जो धन छुपा था वो बाहर आया, तो वो एक मुद्दा सामने आया। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि ये 10 बड़ी आइडियाज है इस बजट में। पहले तो किसान की आय दुगुना करने का पूरा कार्यक्रम इसमें लिखित है और उसके दिशा में कैसे जाएंगे ये रोड मैप क्लियर है। ग्रामीण इलाकों में 4 लाख करोड़ पंचायतों को दिए हैं और ग्रामीण सड़क योजना से लेकर अनेक योजनाएं वहां लगाई है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर युवाओं के लिए शिक्षा में सुधार है और स्किलिंग की व्यवस्था है ताकि उनका रोजगार मिल जाए, ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर गरीब, गांव गरीब, किसान, जवान, नौजवान, सबका ये बजट है। तो गरीब के लिए मनरेगा का 60,000 करोड़ का बजट हो गया और खेतों में खेत तालाब तैयार होंगे, तो खेत तालाब से उत्पादन बढ़ता है। तो ये प्रोडक्टिविटी भी है, क्रिएटिंग परमानेंट एसेट भी है और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 4 लाख करोड़ दिए हैं। कोई आम रकम नहीं है। सरकार ही इतना खर्चा करेगी जिससे रोजगार का निर्माण होगा। हाउसिंग में 1 करोड़ ग्रामीण घर बांध रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत रोजगार की संभावना निर्माण होती है और डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात मुझे लगी दीपक जी कि जो टैक्स के नेट में आ ही नहीं रहे थे, उन्होंने एक आंकड़ा बताया, बड़ा रोचक था। 1.25 करोड़ गाड़ियां खरीद हुई पिछले 5 साल में, लेकिन 1.25 करोड़ लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, सभी के सभी। तो इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए एक तो छोटे मंझले उद्योग के टैक्स कम कर दिया 5% से और 25% किया और 5 लाख तक का टैक्स 5% कर दिया। ये बहुत बड़ी राहत है और इसलिए अब सभी लोग टैक्स के नेट में आए, ब्रॉड बेस्ड टैक्स हो। जो टैक्स नॉन कंप्लायंट सोसाइटी है, वहां से टैक्स कंप्लायंट सोसाइटी हो जाए, ये कल्पना है कि हर एक कोई अपने कमाई का एक हिस्सा समाज के लिए, देश निर्माण के लिए दे दे। ठीक है, सवाल यहां पर यह है कि और इसलिए मैं कहूंगा जैसे जवानों के लिए देखो 3-4 बड़ी चीजें हैं। जी, आप कंटिन्यू करिए। जैसे पेंशन का किया है, शस्त्र उसके हाथ में होंगे वो भी अच्छे हैं और उनके लिए डिफेंस के लिए मोर बजट दिया है, तो बाकी उनकी सुविधाएं भी बढ़ेगी। और रिजर्वेशन के लिए भी वारंट लेकर कतार में लगना पड़ता था, अब सीधा इंटरनेट से उनका भी बुकिंग हो जाएगा। तो ये कितनी सुविधा हो गई, तो ये अच्छी चीज है। तो सभी वर्गों का ध्यान रखा है। सवाल यह है कि जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि 2 करोड़ लोग विदेश भी हुआ है, लेकिन उतने लोग टैक्स नहीं देते हैं। सिर्फ 24 लाख लोग 10 लाख से ऊपर का टैक्स डिक्लेयर करते हैं, जो 125 करोड़ का देश है। सवाल यह है कि हमारे यहां पर हमारा टैक्स चोरी शायद कुछ लोगों के डीएनए में है या हमारे डीएनए के अंदर आ गया है। सवाल यह है कि इस हैबिट को कैसे बदलेंगे, इसके लिए सरकार के क्या लॉन्ग टर्म प्लान है? सरकार का प्लान इतना ही है कि कैश में व्यवहार करना, कर की चोरी करना, ये महंगा साबित होगा और डिजिटल व्यवहार करना इसको प्रोत्साहन है
और प्रामाणिक कर भरना, इसको भी प्रोत्साहन है। तो ये इस सरकार की नीति है, कैरेट एंड स्टिक जिसे बोलते हैं, कि भाई आप अच्छे जियो तो चैन से आराम करो, और नहीं है तो प्रॉब्लम होगा। बिल्कुल। अगर आगे हम बढ़ें और बात करें कैशलेस और डिजिटल इंडिया की, और खासकर आपकी फील्ड एजुकेशन की भी मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन डिजिटल और कैशलेस इंडिया बनाने की जो बात कही गई है, आधार कार्ड में अंगूठे के आधार पर पेमेंट देने की बात कही गई है, आपको लगता है कि इससे एक नई रिवॉल्यूशन आएगी गांव में? बिल्कुल, क्योंकि 10 लाख पॉस मशीन भी बैंक मुहैया कराएगी आने वाले 3-4 महीने में, और उसके साथ साथ 10 लाख आधार बेस्ड एक मैच बॉक्स जैसा छोटा उपकरण है, वो स्मार्टफोन में लगाना है। और अभी किसी भी दुकानदार के पास छोटा क्यों न हो स्मार्टफोन होता है, तो वो उंगली दबाएगा, उस पर कांच है और वो बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट रीडर है, तो उससे बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, पिन नहीं, पासवर्ड नहीं, कुछ नहीं, सीधा उसका अंगूठा ही उसका काम करेगा, उंगली काम करेगी, और आधार से लिंक होगा खाता, उससे पैसा निकाल सकते हैं या दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। प्रकाश जी, अगर आपके मंत्रालय की बात करें तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एक इनोवेशन फंड बनाने की बात हुई है। ये फंड क्या है और कैसे काम करेगा? ये फंड मुख्यतः ऐसा है, 1ली से 8वीं तक ये तो सर्व शिक्षा अभियान है, इसमें भी लर्निंग आउटकम्स नहीं थे। अब हमने तय किया कि 1ली के बाद क्या आना चाहिए, 8वीं के बाद क्या आना चाहिए, 5वीं के बाद क्या आना चाहिए, ये क्षमता का विस्तार और विकास कैसे हो, ये अब सुनिश्चित किया है लर्निंग आउटकम के द्वारा। अब 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं ये बहुत महत्वपूर्ण है, वहां साइंस एजुकेशन को महत्व दिया जाएगा, अच्छे लैब्स बनेंगे। अटल टिंकरिंग लैब्स का एक कार्यक्रम अभी भी चल रहा है, इसमें और ये इनोवेशन फंड जुड़ा जाएगा और बच्चों के प्रतिभाओं को अवसर देने वाली सारी योजना बनेगी, ये एक है। और जो उच्च शिक्षा में इनोवेशन और रिसर्च पर सारा जोर है, तो दोनों को साकार करने के लिए ये फंड काम में आएगा, ये उसकी कल्पना है। आपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाने की बात सुनी होगी, जो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कही है। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो हायर एजुकेशन है, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उन पर काम करेगी। तो ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी किस तरीके से काम करेगी और क्या करेगी, किस तरह की परीक्षाएं लेगी? मैं बताऊं, ये ऐसा है, मैं बता रहा हूं। सीबीएसई एक्चुअली 18,000 स्कूलों का विस्तार है, उनका मूल काम है सीबीएसई के स्कूल चलाना। लेकिन हो क्या रहा है कि नीट की परीक्षा आई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीबीएसई अच्छा है तो सीबीएसई परीक्षा करे, नेट की परीक्षा है सीबीएसई करे, जेईई की परीक्षा है सीबीएसई करे। तो धीरे धीरे ऐसा हो गया कि हमने देखा कि सीबीएसई पूरे साल भर अब परीक्षाओं में ही ज्यादा व्यस्त होने लगा। ये उनका मूल काम नहीं है, उनकी विश्वसनीयता के कारण ये उनके पर दायित्व आ रहा है। तो एक परीक्षा का विशेष इंस्टीट्यूट बने, और अनेक विकसित देशों में यह है, ताकि सारी प्रकार की प्रवेश परीक्षाएं, और अगर कहीं एग्जिट एग्जाम भी शुरू होते हैं तो ऐसी सभी प्रकार की परीक्षाएं लेने का काम ये नेशनल टेस्टिंग सेंटर करेगा। सर, बजट में यह भी कहा गया है कि बच्चों ने क्या सीखा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो शुरुआती शिक्षा होती है वो किसी भी व्यक्ति के लिए आधार स्तंभ होती है आगे बढ़ने के लिए। बच्चों ने क्या सीखा है, इसका इवेल्युएशन किया जाएगा। ये इवेल्युएशन कैसे होगा और ये सिस्टम कैसे काम करेगा? यह ऐसा था कि जब शिक्षा का मूलभूत अधिकार बना 2006 में, दुर्भाग्य के बाद में 8-9 साल में उस पर कोई काम नहीं हुआ, और ये पहली में क्या आना चाहिए, दूसरी में क्या आना चाहिए, तीसरी में क्या आना चाहिए, ये तय ही नहीं हुआ, और उसके लिए एक अनिर्बंध व्यवस्था तैयार हो गई और शिक्षा का बहुत नुकसान होगा। अब हमने 3 स्टेप उठाए हैं। एक लर्निंग आउटकम्स तैयार किए थे, लोगों के सामने भी रखे, सबके सुझाव भी आए, सभी राज्यों से भी आए। तो अब सबके सहारे हम 31 मार्च के पहले लर्निंग आउटकम्स को घोषित करेंगे।
तो वो अगले सत्र से लागू होंगे, और वो जब लागू होंगे तो उसका एक बेंचमार्क तैयार हो गया कि इतनी कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए, ये पढ़ने को आना चाहिए, ये गणित आना चाहिए, ये भाषा आनी चाहिए, इस तरह की बात होगी। तो आगे चल के 5वीं और 8वीं में कुछ राज्य, अनेक राज्य चाहते हैं कि वहां कोई फेल ही नहीं हो रहा है, इसलिए सभी 8वीं तक जाते हैं, और फिर 8वीं में 9वीं में सब फेल होते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। तो इसलिए परीक्षा के 2 अवसर देकर, मार्च में और जून में, अगर दोनों परीक्षा में फेल हुआ तो ही डिटेन करने का एक आजादी हम राज्यों पर छोड़ रहे हैं। आगे चल के 10वीं की 12वीं की बोर्ड एग्जाम हमने कंपलसरी करी है, और टीचर की एजुकेशन का रिफॉर्म करेंगे, तो इससे प्राथमिक शिक्षा में सुधार होगा, और 9वीं से 12वीं तक ये इनोवेशन फंड, साइंस एजुकेशन, अटल टिंकरिंग लैब, इसके द्वारा सुधार होगा, और उच्च शिक्षा में क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यही थ्रस्ट है बजट का। और वहां सारे IITs, IIM से लेकर हर में अच्छे संस्थाओं को आजादी देना, UGC का रिफॉर्म करना, और केवल जो संस्था ठीक काम कर नहीं रही है वहां रेगुलेशन लागू हो, और बाकी जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको आजादी मिले, ये उसका सूत्र है। सर, एक बहुत बड़ी बात है, वो ये है कि एक फंडामेंटल हमारे साथ प्रॉब्लम रही है या हमारी एक कमी रही है, वो ये है कि हम सर्व शिक्षा अभियान, राइट टू एजुकेशन, इन पे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हैं अगर कहा जाए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में जो स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स है, उनकी हालत ठीक नहीं है, टीचर वहां नहीं है, कहीं स्कूल में छत नहीं है, कहीं स्कूल पेड़ के नीचे लग रही है। क्या इसका कोई असेसमेंट मंत्रालय ने किया है? ऐसे कितने स्कूल हैं, क्योंकि राज्य के अधीन भी आते हैं ये, क्या इसका कोई असेसमेंट मंत्रालय ने किया है? ऐसे कितने स्कूल हैं, क्योंकि राज्य के अधीन भी आते हैं, क्या मंत्रालय इसको असेस कर रहा है कि इनमें किस तरह से और फैसिलिटी दी जाए? टीचर्स के स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है? बिल्कुल, टीचर का शिक्षा, यानी ये BEd DEd शिक्षा का पूरी तरह से रिफॉर्म, यह हमारे एजेंडे पर है। उसके साथ साथ जो सर्विस में है टीचर्स, उनका भी प्रशिक्षण हो, सुविधाएं देने का काम केंद्र सरकार मदद करती है। शिक्षा मूलतः राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, तो राज्य सरकारों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि अच्छा काम करो तो आपको हम ज्यादा सहायता करेंगे। और हम एक कर रहे हैं और कि राज्यों के साथ चर्चा करके कार्यक्रम तय कर रहे हैं। जैसे शिक्षकों की संख्या कमी नहीं है, लेकिन 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां एक ही टीचर है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शिक्षक जिला, विभागीय केंद्र, संभागीय केंद्र या राज्य के राजधानी में रहना चाहते हैं, और इसलिए देहात में जाने को कोई तैयार नहीं है। ये नहीं चलेगा, देहात में काम करे, बाद में आपको चॉइस का पोस्टिंग मिले, इस तरह का एक कार्यक्रम हम बना रहे हैं। और एक टेन्योर पोस्टिंग हो, 10-10, 15-15 साल टीचर बना रहे हैं, ये होना चाहिए। सर, एक और महत्वपूर्ण बात वो ये है कि 2006 से लेकर जो शुरू हुआ एजुकेशन सेस, जो हम सभी चीजों पर देते हैं, उसमें 2015-16 तक 64,228 करोड़ रुपए जमा हुए। लोग ये जानना चाहते हैं, और CAG ने भी इस पर सवाल उठाया था कि क्या जो सेस हम जिस काम के लिए लेते हैं, जैसे ये एजुकेशन के लिए लेते हैं, स्वच्छ भारत का सेस हम देते हैं, क्या उसी मद में वो पैसा खर्च होता है? बिल्कुल होता है। शिक्षा में तो 70,000 करोड़ रुपए इस बजट में दिए हैं, तो ये कोई कम राशि नहीं है, और भी बढ़ता है। जब वो सप्लीमेंट्री बजट आता है तो उसमें और भी बढ़ोतरी होती है जब जरूरत पड़ती है। तो बजट की कमी नहीं है, वो तो जो सरचार्ज है वो उसका खर्च करते ही है, हम वो करेंगे। आखिरी सवाल सर, मिडिल क्लास को राहत मिली है, थोड़ा सा टैक्स जो है वो कम हुआ है, 12,000 से ऊपर का जो स्मॉल सेक्टर्स के जो छोटे C और D लेवल के कर्मचारी हैं, E और D और C लेवल के कर्मचारी हैं उनके लिए। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से PM ने कहा कि ये दाल से डाटा तक का बजट है, ऐसे वन लाइन में आप इस बजट को कैसे समाप्त करेंगे? नहीं, ये बजट एक बदलते हुए और आगे बढ़ते हुए भारत की तस्वीर दुनिया के सामने पेश करने वाला बजट है। इसमें प्रामाणिक जीवन यापन करने वाले को प्रोत्साहन है,
जो प्रामाणिकता से जीवन नहीं यापन करेंगे उनको दंड करने का विषय है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से एक प्राकृतिक गरीब के पक्ष में, गांव, गरीब, किसान, जवान, नौजवान, महिला, वरिष्ठ नागरिक, दलित, आदिवासी, सभी तबकों का विचार करने वाला, माइनॉरिटी, सबका विचार करने वाला ये बजट है। ये एक प्राकृतिक बजट है। चलिए प्रकाश जावड़ेकर जी, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोदी सरकार के वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी, जिन्होंने हमें बताया कि एजुकेशन को लेकर किस तरह से बजट के अंदर एम्फेसिस किया गया है, क्योंकि ये उनका मंत्रालय है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये कल के भारत का बजट है।